हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज के क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स के एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 3.3 के जो नंबर 1 नंबर 2 थे वो सॉल्व कर लिए थे और अब आज हम 3, 4, 5 ये 3 नंबर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस जो एक्सरसाइज से पहले मैंने और 2 वीडियो बनाए हैं। तो एक वीडियो आपकी पूरा जो है कंसेप्ट के ऊपर था, ठीक है, इंट्रोडक्टरी वीडियो था, और उसके बाद वाले वीडियो में नंबर 1 नंबर 2 मैंने करा दिया था और आज मैं 3, 4, 5 नंबर कराऊंगा। तो आप प्रीवियस जो वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वो सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज का जो नंबर 3 है क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के। तो ये क्या है? कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम। मैंने पहले ही आपको बताया था बच्चों कि ये जो पैरेललोग्राम पार्ट है क्वाड्रिलेटरल के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे बेस करके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके एक्सरसाइज में भी इससे बेस करके बहुत सारे क्वेश्चन देखिए पूछे जा रहे हैं। तो कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD क्या एक पैरेललोग्राम हो सकता है? और उसके 3 कंडीशन दिए हुए हैं, बिट 1, बिट 2 और बिट 3, 3 कंडीशन दिए हुए हैं। तो इस केस में ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्या ये पैरेललोग्राम कह सकते हैं? तो इसे जानने के लिए हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं कि हमारा जो पैरेललोग्राम है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए, ये जैसे हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, तो इसे सॉल्व करने से पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। चलो, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल मैंने देखिए कैन ए क्वाड्रिलेटरल, मैंने डायरेक्ट नहीं बोला कि पैरेललोग्राम है, मैंने ये कहा कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से बना है। तो अच्छा, इसे हम एक नाम भी दे देते हैं ABCD, ठीक है। अच्छा, नाम देने का तरीका बच्चों एक बार देखिए आप अच्छे से। जब भी आप नाम देंगे तो आप क्या एक रनिंग मतलब क्या लेटर में देंगे ABCD। आप अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हो, इधर की ओर जा रहे हो तो ABCD इस तरह से दीजिएगा। यहां से अगर निकल रहे हो तो ABCD, यहां से अगर निकल रहे हो तो ABCD, अगर बैक जा रहे हो तो ABCD। ऐसे आप क्या रनिंग लेटर में देना है। आपको ऐसा मत दीजिए ABCD, ऐसे कभी भी हम नाम नहीं दे सकते, ठीक है। इसकी जो लेटर की होगी वो रनिंग लेटर में चलना चाहिए और सीक्वेंशियली चलना चाहिए, एक लाइन पकड़ के चलना पड़ता है। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बना दिए, एक नाम दे दिया हमने। अब देखते हैं कि ये क्या पैरेललोग्राम है। अगर हम यहाँ पर D और B को 180 बनाते हैं, D एंगल ये D है और ये B है, ये दोनों एंगल को अगर सम करें तो 180 होनी चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये हमारा पैरेललोग्राम बन सकता है? तो ये एक ऐसा मतलब केस है कि इसे हम बोल भी नहीं सकते हैं कि हाँ ये हर वक्त ऐसा बन सकता है पैरेललोग्राम, या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता है अगर B और D की सम अगर हम क्या 180 निकाले तो ये एक ऐसा सवाल है, ये हाँ भी है और नहीं भी है, ये यस भी है और क्या नो भी है। तो कब यस है कब नो है हमें ये तो मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। तो ये क्या लिख सकते हैं हम? यस, इट कैन बी बट नॉट ऑलवेज। हम ये क्या लिखेंगे? यस इट कैन बी बट नॉट ऑलवेज। अच्छा, यस कब होगा? देखिए यहां पर जिस तरह से एंगल B और एंगल D, तो यहां पर हम अगर करें तो एक रफ मैं बताता हूं। मान लीजिए ये एंगल B है और प्लस एंगल D है, तो ये 180 यहां पर कह दिया इसने। लेकिन ये जब सवाल पैदा होता है, मैं अगर इसे 100 लूं प्लस इसे 80 लूं तब भी ये हमारा केस 180 आ रहा है। मैं अगर इसे 70 लूं और इसे 110 लूं तब भी 180 आ रहा। मैं इसे 120 लूं प्लस 60 लूं तब भी 180 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो पैरेललोग्राम की एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? ये दोनों जो है आमने सामने की एंगल इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि ये अगर मैंने
इसको मान लीजिए मैं अगर x लेता हूँ, ये अगर x लेता हूँ तो ये भी x होनी चाहिए, लेकिन ये केस में देखिए 100 है 80 है, 180 तो सम हो रहा, लेकिन ये दोनों की जो आमने सामने की एंगल है वो सेम होनी चाहिए, तो ये इस केस में पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। यहाँ 180 तो हो रहा, लेकिन ये दोनों अलग अलग एंगल है तो ये हो नहीं सकता। यहाँ भी 120 और 60 है, अलग अलग एंगल हो जा रहे हैं मेजर, तो ये हो नहीं सकते। एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, कौन सी कंडीशन में, ये वाले 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों जो आमने सामने की एंगल है सेम है देखिए, और 180 हो रहा, तो यही कंडीशन में हम यहाँ पर हो सकते हैं। तो यस इट कैन बी बट इट कैन नॉट बी। अच्छा क्या इफ ये जो है एंगल बी, इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल डी और विच इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, देन इट इज पॉसिबल। इफ एंगल बी एंड एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इट इज पॉसिबल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ओके, एंड इन ऑल रेस्ट कंडीशन in all rest condition it cannot be पैरेललोग्राम। अच्छा, मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर देखिए ये जो एक सवाल है कि बी और डी या डी और बी को मिला के 180 अगर बनता है तो क्या एक ऐसा पैरेललोग्राम पॉसिबल है? तो हाँ पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? इफ डी इज इक्वल टू डी, और बी और डी दोनों क्या सेम होना चाहिए। कब सेम होंगे? जब दोनों की मेजर 90 होगी, और 90 होने के बाद 180 भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक ही कंडीशन में हो सकता है जबकि बी और डी इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। ये सब कंडीशन में क्या है, देखिए ये 180 हो रहे हैं लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम हो नहीं सकते। तो B एंड D इज इक्वल टू 90, अगर B और D दोनों सेम होते हैं तो देन इट इज ए पैरेललोग्राम, एंड इन ऑल रेस्ट कंडीशन इट कैन नॉट बी पैरेललोग्राम, और बाकी कोई भी कंडीशन में पैरेललोग्राम हो नहीं सकता। अच्छा, ये हो गया हमारी नंबर 3 की जो बीट 1 है, ये हमने बीट 1 को सॉल्व किया। अब फटाफट से नोट कीजिए बच्चों, ये बीट 1 को मैंने सॉल्व किया। अच्छा, ये जो मैं मुझे समझाने के लिए लिखा, आप इसे ना भी लिखो आंसर में तो भी चलेगा, और लिख लो तो और भी बेटर रहता, पूरा क्लियर इन्फॉर्मेशन हो गया, पर ये कंडीशन लिखना आपको बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम, देखिए ये जो हमारा है अगला सवाल है बीट 2। बीट 2 को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, बीट 2 में हमारा क्या है, ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहां पर देखिए ये जो है ए बी और डी सी, ये जो है ए बी और डी सी 8 सेंटीमीटर, तो ठीक है, ए बी हमारा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और डी सी भी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी सी 8 सेंटीमीटर, ये तो सही है। फिर ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में बी सी इज इक्वल टू 4.4, बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, क्या यह पॉसिबल है? देखने ही से पता चल रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट फिगर के बीट 1 के लिए लिखा था, तो देखिए आप जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा फिगर ड्रॉ करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखने वाली चीज है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। यहाँ ए बी के साथ डी सी तो इक्वल है, पर AD के साथ में इसके ऑपोजिट वाली BC इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 4 है तो ये 4.4 है, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं पैरेललोग्राम के, तो ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? नो। आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज हियर देखिए AB is equal to DC is equal to 8 centimeter, but AD is not equal to BC. AD is not equal to BC. AB is equal to DC, AB is equal to DC, ये ठीक है, एक साइड आपकी इक्वल हो जा रहे हैं, लेकिन AD ये वाले अदर साइड जो है, अदर पैरेलल साइड जो है AD is equal to BC, AD is equal to BC होनी चाहिए, वो नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कंडीशन में?
हाँ क्या हम वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहाँ पर बट AD इज इक्वल टू नॉट BC, तो ये हो नहीं सकते, नो आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर होगा क्या ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मस्ट बी क्या इक्वल। ठीक है, तो ये जो हो गया, देखिए बच्चों थोड़ा ये संभाल लेना आप, हाँ मस्ट बी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मस्ट बी इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि यहां पर AD नॉट इक्वल टू BC है, इसीलिए ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, इसकी आंसर नो हो गई। चलिए अब आते हैं हम नंबर बिट 3 की तरफ। आप फटाफट से इसके लिखते रहना बच्चों, हाँ, या फिर आप मैं आपको टाइम देता हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए। तो ये हो गया बिट 3। अच्छा, बिट 3 में देखते हैं, अब ये एक ही फिगर में हम इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये सारे तो क्वाड्रिलैटरल के बाद इसमें दी गई है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के ये एक फिगर हम ड्रॉ किए हैं और इसको बेस करके हम कर रहे हैं। तो A 70 डिग्री है। अच्छा देख लेते हैं, यहाँ पर A हो गया 70 डिग्री, उसके बाद C हो गई 65 डिग्री, 65 डिग्री। देखिए देखने से पता लग रहा है, और आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्या ये पैरेललोग्राम हो सकती है, ये क्वाड्रिलैटरल? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट जो एंगल है वो इक्वल नहीं है, लेकिन हमारे जो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, नो, इसकी आंसर भी हो जाएगी नो, बिकॉज here angle A is not equal to angle C. Here angle A is not equal to angle C. तो अपन लिखते हैं opposite angle of parallelogram क्या must be equal। पर यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है, हमारा ये आंसर नो होगा, क्योंकि अगर एंगल A और एंगल C की बात की जाए तो एंगल A की मेजर 70 डिग्री है और एंगल C की मेजर है 65 डिग्री। लेकिन हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, तो यहाँ पर ये ऑपोजिट एंगल हम देख रहे हैं कि इक्वल नहीं है, तो ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। ये क्वाड्रिलैटरल स्पेशली एक पैरेललोग्राम नहीं है। मैंने यहाँ पर लिख दिया एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C, इसके वजह से ये नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देख लिए नंबर 1 को हमने, नंबर 3 की सारी बिट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नंबर 4। अच्छा, नंबर 4 हमें क्या करना है देख लीजिए बच्चों, नंबर 4। अच्छा ये क्या है, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो ये थोड़ी सी यहां पर आपको घुमा के क्वेश्चन दिया, क्या बोला देखिए, एक ऐसा रफ फिगर बनाइए, वो क्वाड्रिलैटरल होनी चाहिए, मतलब कि 4 लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, लेकिन उसकी जो है वो 4 लाइन से बना होगा, क्वाड्रिलैटरल होगा, लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं हुआ होगा। और एक कंडीशन क्या है, इट हैज एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन उसके अपोजिट एंगल जो है इक्वल होनी चाहिए। हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल जो है पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन बताइए, ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होते होंगे और वो क्वाड्रिलैटरल भी होते होंगे, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं होंगे। तो ये थोड़ा पेचीदा सवाल है, अच्छे से दिमाग लगाइए। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल में मैंने आपको सिखाया था कि वहाँ पर ट्रापीजियम के बारे में मैंने आइडिया दिया था, और आपका जो पैरेललोग्राम के आइडिया दिया था, और एक चीज़ बताया था काइट। ठीक है, तो काइट की कंडीशन सेटिस्फाई करती है यहाँ इस कंडीशन के क्या हिसाब से। तो मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर काइट मैंने ये बनाया, देखिए ये काइट क्यों है, क्योंकि ये आपकी काइट जैसे दिख रही है, पतंग जैसे दिख रही है, इसलिए इसका नाम काइट दे दिया गया है। तो चलिए ये हम नाम दे देते हैं इसे ABCD। अच्छा, इसमें क्या होती है, काइट की जो कंडीशन होती है, 2 एडजेसेंट साइड, हर 2 एडजेसेंट नहीं हो सकते, 2 एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाले और ये वाला, आप नहीं बोल सकते हो कि AD और AB जो 2 एडजेसेंट साइड है वो इक्वल है।
एक पेयर जो है एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं और दूसरी पेयर दूसरे साइड के साथ इक्वल होते हैं। मतलब कि यहाँ की कौन सी पेयर है, ए बी और बी सी जो पेयर हैं लाइन सेगमेंट के, वो दोनों इक्वल हैं। और यहाँ पर ए डी और जो है ए डी और सी डी ये दोनों जो पेयर हैं ये इक्वल हैं। बात समझ में आई। यहाँ पर एडजेसेंट साइड वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। वन पेयर मतलब यहाँ पर देखिए ये एक पेयर है, ये इक्वल और इसके साथ ये पेयर इक्वल है, ठीक है। तो टू पेयर्स हैं, लेकिन इसके साथ ये वाली एडजेसेंट और ये वाला एडजेसेंट इक्वल नहीं है बच्चों। यहाँ पर दो पेयर हैं, दो पेयर अलग अलग पेयर इक्वल हुए हैं। अच्छा, उसके बाद इसके साथ मिलाते हैं। ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। चलिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, 4 लाइन सेगमेंट से बना है और दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। अब तो हम पैरेललोग्राम की बात अभी नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे कि है कि नहीं है। बट इट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स इक्वल। तो यहां पर अब हम कंडीशन देखते हैं अपोजिट एंगल। देखिए ये वाली एंगल इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल यहां पर इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो यहां पर हमारा कंडीशन एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। लेकिन ये पैरेललोग्राम तो नहीं है, क्योंकि इसकी ये साइड, ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है। और इसकी देखिए जो उनके ऑपोजिट साइड में होता है, इसकी ऑपोजिट में ये है, इसकी ऑपोजिट में ये है, तो इसकी ऑपोजिट ये जो है ये तो क्या इसकी जो मेजर है अलग है, इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकते। लेकिन हाँ ये एक काइट जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि दो ऑपोजिट एंगल इक्वल रहने के बावजूद भी ये एक पैरेललोग्राम नहीं है। तो हम यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल इज काइट। यहां पर जो होगा हमारे यह ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो अपोजिट एंगल्स जो है यहाँ पर इक्वल मेजर के, तो हम यहाँ पर लिखते हैं हमारा जो ये कंडीशन के लिए जो रफ फिगर बनाए हम काइट बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। हियर एंगल हम लिख सकते हैं यहाँ पर हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एक क्वाड्रिलेटरल बनानी थी, हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिए, और दो अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तो अपोजिट एंगल इक्वल मैंने यहाँ पर दिखा दिया। लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है, बट इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बट इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तो ये सारे कंडीशन फुलफिल हो गए हमारे। पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन हाँ ऑपोजिट एंगल इक्वल है। ऐसा एक फिगर बनाना था, हमने बना लिया। क्वाड्रिलेटरल भी है, दिखा दिए। चलिए अब हम आते हैं नंबर 5 की तरफ। इसे आप नोट कीजिए बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना तो था नहीं, बस मैंने आपको डायग्राम के ये से बता दिया, ठीक है। तो नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा चलिए नंबर 5 को द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम की बात जैसे ही होगा बच्चों, आप क्या करोगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। चलिए मैंने एक यहाँ पर ए, ठीक है, बी सी डी, मैंने पैरेललोग्राम एक ड्रॉ कर लिया, नाम भी दे दिया ताकि आपको सॉल्व करते समय कंफ्यूजन ना हो। द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। अच्छा, एडजेसेंट एंगल का मतलब ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी डी हो सकता है, डी ए हो सकता है। मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कराया था आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास में कि एडजेसेंट एंगल क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है। तो यहाँ पर सवाल होता है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। तो यहाँ मैं एडजेसेंट एंगल की बात करूँ तो मैं चलिए ए और बी दो एडजेसेंट एंगल लेता हूँ। आप ए और डी भी ले सकते हो, बी और सी ले सकते हो, सी और डी कुछ भी ले सकते हो। तो मैं ए और बी को लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो मैं इसका मेजर भी एक्स ले लिया, इसका मेजर भी एक्स ले लिया, ठीक है। अब राइटिंग करते हैं। तो ये जो एक्स है नहीं इक्वल नहीं है, आपकी क्या आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3 और 2 मेजर नहीं है लेकिन रेशियो है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, ये रेशियो में क्या दिया हुआ है, आपका एग्जैक्ट मेजर नहीं दिया हुआ है, 3 डिग्री नहीं है, ये 3 क्या रेशियो में। तो मैं इसे लिखूंगा इसे 3x और इसे मैं लिखूंगा 2x। तो यहाँ पर द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर लेट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बी क्या, ए एंड डी, एंगल ए एंड एंगल
डी। ओके, अच्छा नाउ मैं यहाँ लेता हूँ एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी होनी चाहिए 180 डिग्री। मैंने ए और डी को एडजेसेंट एंगल समझा, तो एंगल ए जो है और एंगल बी दोनों को मिलाए तो 180 होगा। अच्छा तो यहाँ पर लिखो लेट द एडजेसेंट एंगल बी ए एंड डी एंड देयर मेजर्स आर, मैं लिख दूँ यहाँ पर, अच्छा एंगल ए एंड एंगल डी। अच्छा हियर एंगल ए इज इक्वल टू 3x एंड ठीक है एंगल बी इज इक्वल टू 2x, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। ये तो हमारा क्या एग्जैक्ट एंगल दिया हुआ नहीं है, हमारा रेशियो में दिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 3x एंगल बी इज इक्वल टू 2x। अच्छा नाउ यहाँ पर मैं लिखूंगा नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हमने ऐसा क्यों कहा कि एंगल ए और एंगल बी 180 है? क्योंकि हमें पता है एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव द सम क्या 180 और द एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन सप्लीमेंट्री इन नेचर। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं क्या एडजेसेंट एंगल की बात की है ना, तो एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर हैव सम 90 डिग्री। यहां पर लिखता हूं मैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है पैरेललोग्राम हैव द सम 180 डिग्री। तो हमारी जो एंगल ए और एंगल बी है ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और ये दोनों को ऐड करें तो 180 होती है। हमें पता है कि हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा है कि एडजेसेंट एंगल की जो सम होती है पैरेललोग्राम की 180 होती है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो 180 है, अच्छा ए की वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पर, दिस इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू हम डालते हैं 3x, यहाँ पर 3x, b के वैल्यू डालते हैं 2x इज इक्वल टू 180, दिस इंप्लाइज दैट 5x इज इक्वल टू 180। ये दोनों को अगर सम करें तो 5x इज इक्वल टू 180। अच्छा यहाँ पर आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू ये 180 है, ये 5 जो है यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, या अगर राइट साइड लें तो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है 180 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा इसे हम लोएस्ट करते हैं, 5 5 जा 5, यहाँ पर 5 3 जा कितने हो जाएगी 5 3 15 और बचे कितने 3, तो 3 और ये 0 30, मतलब कि 5 6 जा 30, दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये हमारा निकल के आता है x इज इक्वल टू 36 डिग्री। अच्छा अब यहाँ पर सवाल क्या है हमारा कि x तो 30 हो गई, उसके बाद फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक एक करके हम अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपकी 2 एंगल निकल के आ गए, लेकिन आपकी ये जो ए बी सी डी सारे एंगल को आपको सॉल्व करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू क्या है 3x, तो मैंने 3x लिखा इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 36 इंटू करते हैं 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, मतलब कि ये 108 डिग्री। तो ए की वैल्यू एंगल ए की वैल्यू क्या हो गई, हमारी 3x थी, ये तो रेशियो में था, तो x की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 36 दैट इज 180। अच्छा b की वैल्यू, हम b की वैल्यू अगर निकालें तो b की वैल्यू क्या है 2x, ओके इक्वल टू 2 इंटू 36, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, दैट इज 72। ए और बी की वैल्यू निकल गई। हमें सी की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए। अगर ये ए बी मिल गया तो सी डी भी मिल जाएगा, क्योंकि इसकी ऑपोजिट में ये है, ये इक्वल होती है, इसकी ऑपोजिट में ये है, ये इक्वल होती है। तो एंगल सी की जब बात की करेंगे तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए हो जाएगी, ठीक है। तो क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आप यहाँ पर लिख सकते हो। आप शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या है इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, सॉरी ऑपोजिट एंगल्स, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा
ऑपोजिट, आप पूरा सेंटेंस में लिखना, यहाँ स्पेस प्रॉब्लम है तो मैं ऐसे बस समझाने के लिए लिख दिया, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए मैंने C इक्वल टू ए लिखा, C इक्वल टू ए लिखा, मतलब कि एंगल C की वैल्यू A के साथ बराबर, तो A की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखा है 108, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 108 डिग्री। अच्छा, उसके बाद D की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? देखिए एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्या, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहाँ पर भी वही हम रीजन लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो इसके मतलब एंगल D की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एंगल B के साथ सेम होगी, तो एंगल B की तो ऑलरेडी हम 72 निकाल रखे हैं, तो ये हो जाएगी हमारी 72 डिग्री। मतलब कि आपकी एंगल A की वैल्यू 108, B की वैल्यू 72, C की वैल्यू 108, D की वैल्यू 72। मतलब यहाँ पर हमें निकालना था फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ईच एंगल मतलब यहाँ पर क्योंकि 4 एंगल है A B C D, हमने सारा A B C D चारों का वैल्यू निकाल लिया, मेजरमेंट कर लिया। तो इसके साथ हम हमारा जो नंबर 3, 4, 5 ये नंबर आज कंप्लीट हो गया, और इसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके आगे के नंबर करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।